हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, हिंदी का लेसन 10 जिसका नाम है ठेस वह अब हम देख रहे हैं। इस लेसन के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 में पूर्णिया बिहार में हुआ, मृत्यु 1977 में हुई। इनका परिचय दिया है हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो इन्हें हिंदी साहित्य के जो बहुत बड़े साहित्यकार प्रेमचंद हैं उनके साथ इनकी तुलना की जाती है कि यह ऐसे माने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, यानी उन्होंने क्या क्या लेख लिखे। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस जो एक उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी जो कथा संग्रह है, कहानियों का एक संग्रह है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा जिसे रिपोर्टाज भी कहते हैं, यह उनकी कृतियां हैं। इस गद्य में, इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो यह जो कहानी है एक कारीगर के बारे में है, लेकिन वह किस तरह का है। वह सिर्फ एक कारीगर ही नहीं है, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी है। तो एक कारीगर को सिर्फ हम कारीगर न समझकर किस तरह से उन्हें भी सम्मान हमें देना चाहिए, उसके बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं, उसे देखते हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7th से लेकर 10th तक के बहुत सारे हिंदी के लेसन्स का एक्सप्लेनेशंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। अब यह जो कहानी है एक सिरचन नामक व्यक्ति के ऊपर है, तो उसके बारे में ही हम देखेंगे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो एक सिरचन नामक गांव के व्यक्ति की बात है। तो गांव में जो खेत होते हैं ना, वहाँ पर मजदूरों को लगाया जाता है। तो लोग कहते हैं कि सिरचन को क्यों बुलाना, क्योंकि वह कुछ काम ही नहीं करता। उसको अगर हम बुलाएंगे तो मजदूरी के नाम पर आएगा ज़रूर, लेकिन कब, जब गांव के बहुत सारे लोग या फिर जो मजदूर हैं बाकी वो बहुत सारा काम कर चुके होंगे, तब वह आराम से आएगा। पगडंडियों पर आराम से पैर रखते हुए आएगा, मतलब बहुत धीरे धीरे आएगा। और उसको मजदूरी देना भी बिल्कुल मतलब बेकार है, क्योंकि सिर्फ मजदूरी बटोरने के लिए आएगा, काम तो वो कुछ करेगा नहीं। ऐसा वहाँ के लोग समझते थे। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। तो आज जो लोग सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर, मुफ्तखोर मतलब मुफ्त में पैसे लेने वाला, काम नहीं करने वाला, चटोर यानी जिसको बहुत हमेशा अच्छा खाना पसंद हो, हमेशा स्वादिष्ट चीज़ें पसंद हो, ऐसा जिसे हम चटोरा या चटोर भी कहते हैं, तो वह इस तरह का व्यक्ति, ऐसा सब लोग उसे मानते थे। लेकिन वह पहले से ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया मतलब उसके जो घर होगा छोटा सा, उसके बाहर लोग, बाबू लोगों की मतलब बड़े बड़े लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी, मतलब गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो या जो भी मोटर कार हो, सब उस टाइम खड़ी रहती थी। क्यों खड़ी रहती थी? क्योंकि लोग उसकी खुशामद करते थे, उसको मतलब मनाते थे कि भाई हमारे लिए काम करो। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो।
देखिए यहाँ पर कहा हुआ वाक्य है, किसी का कहा हुआ वाक्य है। कैसे कि जैसे भी कोई भी बड़े बड़े लोग आते थे तो उसकी खुशामद करते थे सिरचन की, कि भाई देखो मेरे बड़े भाई की खबर आई है या चिट्ठी आई है, उसने लिखा है कि चिक बना कर, एक जोड़ा चिक मतलब दो चिक। चिक क्या होता है, जो पुराने समय में ना जो पर्दे लगाए जाते थे, वो चटाई वाले, आज हम जो चटाइयाँ देखते हैं ना, तो बांस की लकड़ियों से बारीक बारीक तिनकों से बारीक बारीक तीलियों से मिलाकर कर्टन बनाए जाते थे पीछे लगाने के। देखिए बहुत पुराने ऐसे कुछ, अगर आप सीरियल या फिल्में देखते हो, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो जिनमें बांस की चीज़ों से ये कर्टन वगैरह बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हैं लेकिन उनका यूज़ कम होता है। तो ऐसे पुराने ज़माने में बहुत चलते थे। तो वह चीज़ें ये बनाने में यह बहुत कुशल था सिरचन, इसलिए लोग उसकी खुशामद करते थे, क्योंकि वो उस समय अब कोई ज़्यादा कारीगर नहीं बचे थे। तो मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो जैसे कि सब लोग बोलते थे वो बहुत चटोर है, मतलब उस खाना बहुत पसंद है, तो लोग क्या करते थे, उससे काम करवाते थे और उससे उसके बदले में अच्छा खाना देते थे। तो इसी तरह लेखक की माँ जब उससे बुलाती थी किसी काम के लिए, तो लेखक बोलता है कि मैं पूछ लेता था, लेखक बोलते कि मैं पूछ लेता था कि माँ आज भोग में क्या लगे, मतलब उससे खाने के लिए आप क्या क्या दोगे, इस तरह की बातें वह पूछता था। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरा काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तो माँ लेखक को हंसकर समझाती हैं कि अरे मेरे सामने वो कभी इस तरह की बात नहीं करता, उसे जो भी दे दिया वो खा लेता है। हाँ, जो लोग अच्छी तरह से उसके साथ पेश नहीं आते वो उसे सुनाता भी है। जैसे कि पड़ोसी के गांव के पंचानंद चौधरी मतलब बड़े लोग होंगे वो, तो उनके छोटे लड़के को एक बार सिरचन ने बेपानी कर दिया मतलब शर्मसार कर दिया, उसकी पूरी मतलब बेइज्जती कर दी उसकी। किस तरह से, कि तुम्हारी जो भाभी है वह अगर खाना खिलाती भी है तो नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, मतलब बहुत कंजूसी से खाना परसती है। और कढ़ी तो काय की बनाती है, किस चीज़ की बनाती है, इमली के रस की। जबकि कढ़ी कैसे बनती है, या तो छाछ से बनती है या फिर दही से। तो इमली के रस से बनाना मतलब गरीब लोग, बेचारे गरीब लोगों को यह चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है दही वगैरह, तो वो लोग इमली के रस से भी बना लेते हैं। तो सिरचन ने का बोलने का मतलब ऐसा था कि तुम इतने बड़े लोग होकर भी तुम्हारी भाभी एक तो कंजूसी से परोसती है और ऊपर से कढ़ी भी बनाती है, तो किसकी, इमली के रस की। मतलब यहाँ पर उसने पूरी तरह से उसे शर्मसार किया। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। लेकिन लेखक की माँ के साथ सिरचन का व्यवहार बहुत अच्छा था। तो जब भी सिरचन आता तो माँ उसे काम के लिए बुलाती। तो उस दिन भी माँ ने उससे कहती कि मैं नैनो मत रही थी, मतलब जो हम मक्खन निकालते हैं, मलाई निकालते हैं दूध की, उससे कभी कभी घी बनाया जाता है। तो आप के घरों में भी मोस्टली अगर आपकी मदर जो दूध है उसमें से मलाई निकाल कर घी बनाती होंगी, तो उसके पहले हम उसे फेंटते हैं। आजकल तो मिक्सर में फेंटने लगे, पहले तो मथनी से उसे मथा जाता है था। तो लेखक की माँ उससे कह रही थी कि आज मैं माखन जो है वो निकाल रही थी, तो मैंने घी बनाया, और घी बनाने के बाद जब घी निकल जाता है तो उसके नीचे जो है मलाई जो होती है ना वो जम जाती है, तो वह थोड़े से खाने में खट्टी खट्टी लगती है, तो उसको वह खुरचन कहते थे। उन लोग क्या कहते हैं उसको, खुरचन। तो वो बोलती है कि मैंने आज वो खकोरन, उसे खकोरन यहाँ नाम दिया गया है उस खुरचन को, मतलब वो जो बचा हुआ जो पार्ट रहता है उसे यहाँ पर खकोरन नाम दिया है, घी की खकोरन। उसके साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो आज लेखक की माँ ने उससे बुलाया है किसे, सिरचन को, और कहा कि आज मैंने घी की खकोरन निकाली है और चूड़ा भी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। और काम क्या है कि बड़ी बेटी जो है उसकी ननद को मोती की शीतल पाटी चाहिए। शीतल पाटी मतलब चटाई, मोती मतलब एक तरह की घास।
तो एक तरह की घास की जो चटाई या मैट जिसे हम कहते हैं वो बनाई जाती थी उस समय। तो बोले उसकी उसे ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। देखिए उसके पास काम तो रहता था, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे घी की सुगंध आई इसलिए मैं चला आया, नहीं तो इस मौसम में जब सीज़न है शादी का तब मुझे बिल्कुल दम मारने की मतलब आराम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। तो यहाँ लेखक ने सिरचन के काम का वर्णन किया है कि वो किस तरह का कुशल कारीगर है। पहले तो अगर घास से चटाई बनाना है या मैट बनाना है तो एक एक घास को सुलझाना, फिर उसको सुतली से बुनने के लिए सुतली को सीधा करना, अगर वो रंग बिरंगी बनाना है तो उस घास को रंगना, उसके आसपास रंगीन मार्जिन लगाना, ये सारे काम करने में वो बहुत कुशल था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँह जोर है काम चोर नहीं। तो वो इतना कुशल था कि अगर कोई उसे कुछ बोल देता ना, या वो काम करने में बहुत तल्लीन है, ऐसे समय में कोई डिस्टर्ब कर देता तो फिर वह बहुत ज़ोर से चिढ़ जाता था। गेहूं सांप की तरफ फुफकारना मतलब सांप किस तरह से फुफकारता ना, उस तरह से वह ज़ोर से चिढ़ जाता था और बोलता था कि मैं मुँह चोर हूँ, मतलब मुँह से बोल देता हूँ लेकिन मैं कामचोर नहीं हूँ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसे किसी की मतलब फालतू की बातें सुनना या कोई अगर गलत बात करे तो उसे पसंद नहीं आता था। अगर उसे मजदूरी नहीं दी तो भी चलेगा, सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया तो भी चलेगा, लेकिन और खाने पे मिठाई न दी तो भी, लेकिन वो किसी गलत बात को कभी सहन नहीं करता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। मतलब देखिए ऐसा था कि उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर उसे स्वादिष्ट खाना मिल जाए ना, तली बघारी हुई तरकारी मतलब सब्जी, अच्छी सी सब्जी, कड़ी हो तो दही वाली हो, दूध हो मलाई वाला, इस तरह की चीज़ें अगर उसको मिल जाती तो वो दो मिलाता आएगा, मतलब बहुत अच्छे से चला आएगा। इस तरह की बातें उसके बारे में गांव में प्रसिद्ध थी। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, और अगर किसी ने सिर्फ खाने पीने के बदले में ही उससे काम करवाया हो और खाने में अच्छा खाना ना दिया हो तो फिर वह भी काम करने के लिए बहुत चिड़चिड़ करता था। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। और किसी दिन माने कभी नहीं। और उसे समझ में आया कि इन्होंने अच्छा खाना देकर काम करने का वादा किया था, या तो फिर इन्होंने मुझे अच्छा खाना देना चाहिए था, और अगर नहीं दिया तो वो फटाफट क्या बोलता था कि अरे मेरा थोड़ा सा काम करता था, फिर बोलता था अरे मेरे आधा सिर बहुत अधकपाली मतलब आधा सर बहुत दुख रहा है, मैं किसी दिन आकर वो काम करूँगा, और फिर वह आता ही नहीं था। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। तो यहाँ जितने भी काम की चीज़ें बताई गई ना, सब ये बांस और जो मोती नाम की जो घास है उससे बनाई हुई चीज़ें हैं। तो आज भी हैंडीक्राफ्ट में देखिए आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेंगे कि ये बांस की चीज़ें, जैसे उनसे मोंढे मतलब पता है जो बैठने के लिए बनाए जाते हैं, वैसे छोटे से स्टूल की तरह, ठीक है। और जो झिलमिलाती चिक मतलब अच्छी रंग बिरंगी चटाइयाँ हैं, पीछे टांगने वाले कर्टन हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो बनाया करता था। हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, जब वो किसान खेत में काम करते हैं ना तो वो भी बांस से लगी हुई ऐसी बांस से बनी हुई या फिर वो मोती घास से बनी हुई कैप का यूज़ करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी वह बनाया करता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसा काम को बेकाम का
काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो आज जिस कारीगरी को वह जानता था सिरजन, उसकी वैल्यू आज गांव में ऐसी रह गई थी कि नहीं, उसके लिए कोई मजदूरी देने की ज़रूरत नहीं है, बस पुराने कपड़े दे दो, थोड़ा सा खाना खिला दो और बदले में काम करवा लो। इतनी ही लोगों ने उनकी काबिलियत रखी थी। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो ऐसा नहीं है कि सिरचन को कोई कुछ भी बोल ले गाँव में तो वो सुन लेता था, ऐसा नहीं था। तो ऐसी घटना एक लेखक बताते हैं कि एक बार महाजन टोले के एक भज्जू महाजन नाम के कोई व्यक्ति होंगे, उसकी बेटी ने सिरचन को कुछ कहा होगा। तो सिरचन ने जब उसको जवाब दिया और कुछ बोला तो वह बहुत ज़ोर से तिलमिला गई थी, गुस्से में आ गई थी। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। तो सिरचंद ने क्या बोला था भज्जू महाजन की बेटी को कि भाई तुम लोग तो बिल्कुल सत्तू जो होता है बस उसको खिलाकर भी काम करवाने लेने वाले लोग हो। इतने बड़े कहलाते ज़रूर हो लेकिन खिलाते क्या हो? सत्तू। सत्तू पता है वो जो भुने हुए चने और गेहूँ, भुने हुए गेहूँ को मिलाकर पीसकर बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मोस्टली ज़्यादा खाया जाता है और उसमें गुड़ वगैरह मिलाते हैं और उसको पानी से घोलते हैं। तो यह एक प्रकार का सिर्फ जो है नाश्ता जैसे बोलते हैं वही होता है, लेकिन वो किसी प्रकार की एक स्वादिष्ट डिश नहीं है जिससे कि सिरचन चिढ़ गया कि बस तुम इतनी सी चीज़ खिलाकर सोचते हो कि बड़े बड़े काम करवा लो। तो इसी बात जब सिरचन ने उसकी बज्जू महाजन की बेटी को कहा तो वह एकदम तिलमिला गई, गुस्से में आ गई। तो यहाँ हमें क्या स्पष्ट होता है कि सिरचन बोलने में भी कम नहीं था, क्योंकि अगर उसे जहाँ बुरा लगता था वहाँ वह बोलता भी था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरन वापस। तो देखिए, लेखक बताते हैं कि उनकी जो छोटी बहन थी वो पहली बार ससुराल जा रही थी, तो वहाँ से उसे पत्र आया था लेखक की भाभी को कि उसको भेजना। तो कैसे भेजना कि उसके साथ में 2 मतलब चिक जो है 3 जोड़ी मतलब 6 फैशनेबल चिक मतलब वही कर्टन, और पटेर की 2 शीतल पाटी मतलब जो भी चटाई है, मैट है, वह भी भेजना है। तो और अगर ये मिठाई नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। अब ये माँ की जिम्मेदारी बन गई कि मानू के ससुराल से मैसेज आया है तो हमें उसे उनके काम को पूरा करना चाहिए। इसलिए 1 सप्ताह पहले सिरचन को बुलाकर कहती हैं कि मैं तुम्हें अच्छी सी सुंदर सी धोती दूंगी तुम्हारे पसंद की, लेकिन तुम अच्छे से मन लगाकर काम करो, ठीक है? पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब सिरचन माँ की बहुत इज्जत करता था, बहुत अच्छा मानता था उनको, तो उसने उनकी बात को मानकर बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू किया। पान जैसी पतली छुरी मतलब बहुत ही धारदार ऐसी छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को वह चिकनाता हुआ, मतलब देखिए उन्हें पहले चिकना करते हैं और फिर काम उसको रंगीन बनाते हैं। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। तो उसको रंगीन बनाना है तो उसमें कलर वाले सुतलियाँ यूज़ की जाती हैं। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही थी। अभी उसने थोड़ा ही काम किया था तो ऐसा लग रहा था कि सबको बहुत पसंद आ रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो देखिए, जलन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहती। उनके ही घर में एक मंजली भाभी थी, तो वह उसको चिढ़ाते हुए बोली कि अरे वो बहुत अच्छी धोती देने वाली है इसलिए तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसा मालूम होता कि सिर्फ धोती की लालच में काम कर रहे हो तो मैं भी अपने भैया के लिए काम करवा लेती और इन्हें खबर भेज देती कि भाई काम करवा लो। तो काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया।
मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तो सिरचन चिढ़ गया इस तरह की, अगर कोई ताने में बात करेगा, व्यंग कसेगा, तो वो चिढ़ गया और बोलने लगा कि अगर तुम धोती, वो वाली धोती भी देती सुंदर मोहर वाली, और उसके साथ रेशम का कुर्ता भी देती, तो भी मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह जो बेटी है मानू दीदी, वो किसकी बेटी है? काकी की। और वह काकी की भी बहुत इज्जत करता है। और साथ में मानू का जो दूल्हा है, यानी उसके जो पति है, वह भी एक अफसर आदमी है, इसलिए वह इतना अच्छा काम कर रहा था। मछली भाभी का मुंह लटक गया। अब जैसे ही सिरचन ने जवाब दिया तो मछली भाभी चिढ़ गई। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। तो और चिढ़ा रही वो जो चाची थी, तो वह और चिढ़ गई। जैसे ही उसने देखा कि वो मंजली भाभी को जवाब दे रहा है, तो चिढ़ कर क्या बोलती है, अरे धोती के लिए थोड़ी काम कर रहा है, वो मूंगिया लड्डू भी तो मिलेंगे उसको। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो उस समय मानू की जो विदाई होने वाली थी, तो उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भी बन रही थी। तो वो चाची उसे चिढ़ाते हुए बोली कि अरे इसे तो सिर्फ धोती ही नहीं मिलेगी, रोज़ रोज़ मिठाइयाँ भी खाने को मिलेगी। दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सब भैया सारा तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। फिर भी जब वो चाची इस तरह की बातें करती है तो भी वो ध्यान नहीं देता और अपने काम करता है और बहुत सुंदर ऐसे और चिक तैयार करता है। 7 रंगा मतलब 7 रंग से बने हुए ऐसा चिक वो तैयार करता है। तो सिरचन इतना तल्लीन हो जाता है कि वो खाने पीने की सुध भी नहीं रहती, इतने सुंदर तन्मयता से काम करता है। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़? तो देखिए, वो बेचारा काम करता होगा सिरचन, तो कोई भी घर का कोई भी व्यक्ति उसके पास लाकर खाना रख देता होगा। तो खाने में सूप जो होता है ना, सूपड़ा जिसे बोलते हैं, जिसमें हम गेहूँ या चावल फटकते हैं, तो उसमें वो भी बाँस का बना हुआ रहता है। तो उस समय में मोस्टली उसमें दिया जाता था। तो उसमें क्या दिया कि थोड़ा सा गुड़ और चूड़ा जो भी जिससे भी बना हुआ होगा, चाहे पोहे या किसी से, तो ऐसा चूड़ा और गुड़ उसे दिया गया। तो सिरचन को खराब लगा और यह लेखक ने नोटिस किया। तो वह जाकर अपनी माँ से कहता है कि आज कलेवा मतलब ये नाश्ता जिससे किसने दिया है सिरचन को। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। तो नेचुरली माँ, लेखक की माँ ने तो उसे दिया नहीं था क्योंकि वह पकवान बना रही थी। तो फिर बोली, अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो वह मछली वाली जो भाभी है उससे कहती है कि तूने यह तो दिया, उसको बूंदी क्यों नहीं दी? तो मतलब यहाँ पर समझ में आता है कि वो मछली भाभी पहले ही चिड़ी हुई थी, तो उसने इस तरह का उसे नाश्ता दिया हुआ था। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अब जैसे तैसे वो चूड़ा खा रहा था। खाते खाते जैसे ही उसे समझ में आया कि यह जो मुझे खाना दिया गया है वह लेखक की माँ ने नहीं बल्कि मछली भाभी ने दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर भी वह गुस्से को दबाते हुए बोला कि काकी कोई बात नहीं, बूंदिया मैं नहीं खाता हूँ। और गुड़ का ढेला उसने वहीं पर पड़ा रहने दिया। छूता मतलब बिना छुए हुए। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। अब जैसे ही माँ ने उस मछली भाभी को कहा कि उसे बूंदियाँ देना है, तो वह चिढ़ गई क्योंकि उसे वैसे ही सिरचन से बहुत चिढ़ थी। तो वह जाकर एक मुट्ठी बूंदी जो रहती बूंदियाँ जोर से फेंक कर ऐसे सूप में चली जाती है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। सिरचन तो पहले ही चिढ़ा हुआ था क्योंकि वह समझ गया इसने मुझे नाश्ता दिया है, मतलब ऐसा दिया, और अगर ये बूंदी दे भी रही, बूंदियाँ दे भी रही है, तो मुझे फेंक कर दे रही। तो वो चिढ़ जाता है और बोलता है कि इतना हाथ खोल कर देना मतलब फेंक कर देना। तो उसे चिढ़ लगती है, लेकिन उस बात को वह एक व्यंग के रूप में कहता है कि अपने मायके से अगर कोई मिठाई आती है या चीज़ आती है तो इतना हाथ खोल कर ये देती हैं क्या? तो इस बात को सुनकर वह मछली भाभी रोने लगती है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। अब चाची आती है और माँ को ही बोलती है कि तुमने ही इसे सिर चढ़ाया है, इसलिए इस तरह कह रहा है। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? तुमने मुँह सिर पर चढ़ाया मतलब उसे बोलने का मौका दिया है, इसलिए वह
किसी के भी नैहर ससुराल मतलब मायके या ससुराल की बातें कर रहा है। मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। अब जैसे ही चाची ने माँ को कहा तो माँ चिढ़ गई, लेकिन वो गुस्सा कहाँ उतरा, सिरचन पे। वो आकर बाहर आकर बोलती हैं कि तू क्यों बोल रहा है, तू अपना काम कर, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो तू मुझसे कह, कोई बात की तुझे ज़रूरत है, चीज़ की ज़रूरत है तो तू मुझे कह, इस तरह से। और बहुओं से बदकुट्टी मत कर, मतलब कोई किसी भी बात, कोई भी तरह की बातें बहुओं से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन बोलती है, माँ कहती है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। तो अब वो अपना गुस्सा तो आ रहा था उसको, लेकिन फिर भी मुंह लाल होना मतलब बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लग गया। चिक में फंदे, अधूरा चिक जो था उसमें फंदे डालने लगा, मतलब आगे काम करने लगा। मानू पान से जाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। अब मानू बहुत समझदार थी, तो वह उसने पान बनाए, क्योंकि नेचुरली वो उस समय लोग खाना वगैरह खाने के बाद पान खाने के शौकीन रहते थे। तो मानू ने पान बनाया और बैठक खाने मतलब लिविंग रूम में भेज रही थी। और एक चुपचाप से आती है और सिरचन को एक पान देती है और कहती है, वो समझ जाती है सिरचन को गुस्सा आया हुआ है, तो उसे समझाते हुए कहती है कि आप गुस्सा मत हो, क्योंकि इतने बड़े घर में जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो बात करते ही रहेंगे। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अब चाची तो पहले ही गुस्से में भरी थी, उसने सोचा चलो इसको अच्छी डांट पड़ी है, लेकिन जैसे ही चाची देखती है कि वह पान खा रहा है तो और उसे देखकर चिढ़ जाती है। अवाक रहना मतलब आश्चर्य होना, कि मैंने इतना डांटा, इसको इतनी डांट पड़ी, फिर भी यह पान खा रहा है। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अब सिरचन सोचा कि जाने दो, मानू ने इतना समझा दिया है, तो वह बात को बुरा नहीं मानते हुए जैसे ही चाची को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो बोलता है कि चाची ठीक है, मुझे थोड़ा जर्दा मतलब तंबाकू, तो वह गम कौवा मतलब उसका नाम होगा, तो उस तरह की जो तंबाकू है वो मुझे थोड़ी दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। चाची तो पहले ही चिढ़ती थी सिरचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। देखो, तो चाची पहले ही चिड़ी हुई थी, उसे लगा अच्छा मौका है इसे सुनाने का, तो झट से उससे बोलती है क्या तुम घर में भी पान और जर्दा खाते हो, मतलब तुम्हारी इतनी हैसियत है क्या। उसे इस तरह से सुनाने लगी। चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अब जब ये इतना बातें हो रही थी, चाची इस तरह से उसे बोल रही थी, तो लेखक बोलते हैं कि मेरा कलेजा धड़क उठा, मतलब डर लगने लगा कि अब तो सत्यानाश हो, मतलब या तो झगड़े होंगे या तो यह अपना काम नहीं करेगा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अब जब चाची ने उसका इतना अपमान किया, इतनी इंसल्ट की, तो वह उससे भी रहा नहीं गया। वह पान जो है वो थूकने के बहाने बाहर गया और फिर आते ही उसने अपना सारा सामान बटोरा लिया और फिर समेट कर वह चल निकला, आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। तो मानू ने भी यह सब दृश्य देखा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। अधूरी जो चिक थी उसे ही देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए मतलब अब उसे समझ गया कि अब काम होने वाला नहीं है। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब माँ समझ गई कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो वो अभी अब का किस बात से मानने वाला है सिरचन, इसलिए अब उसने मानू को ही समझाया कि ठीक है, मेले में अगर कुछ मिलता है इस तरह का सामान तो मैं वो भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने लगा। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है।
तो देखिए यहाँ पर लेखक उससे मनाने आता है उसके घर में। देखता क्या है कि वह उसी शीतल पाटी पर है, बैठा हुआ है, और उससे जैसे ही उसने लेखक को देखा एकदम से बोलने लगा कि मैं अब कान पकड़ता हूँ, अब मैं उस काम को नहीं करूँगा, मुझे धोती का कोई शौक़ नहीं है। और उसी समय उससे अपने परिवार की याद आ गई। यहाँ जो पंक्तियाँ दी हैं उससे हमें समझ में आता है कि सिरचन की जो पत्नी है वह इस दुनिया में नहीं रही थी, और उसके बेटे बेटी भी नहीं रहे थे, मतलब वह लोग इस दुनिया से जा चुके थे। तो उससे उसका दुख आज हो रहा था कि अगर वो लोग होते तो आज उसे सिर्फ खाने के लिए, किसी के काम करने नहीं जाना पड़ता, और किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। तो वह सब उसका अंदर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन था बोल सकते, जितना भी दुख था आज बाहर आ रहा था। और वो बताता है कि ये जो शीतल पाटी जिस पर मैं बैठा हूँ वह भी उसी की बुनी हुई है। शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। और वो उस शीतल पाटी जो उसकी पत्नी के हाथ की बुनी हुई थी उसे छूकर वह बोलता है लेखक से कि अब मैं काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या, मतलब पूरे गांव में सभी लोग ऐसे ही थे जो सुनाते थे, लेकिन एक सिर्फ तुम्हारी हवेली थी जहाँ पर लोग तुम्हें मेरी कदर होती थी। लेकिन अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। और आज लेखक कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि वह एक कलाकार था जिससे हमारे घर में ठेस पहुंचाई गई थी। तो अब वह कारीगर है और अब वह नहीं आएगा क्योंकि उसका भी अपना स्वाभिमान है। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं। अब जो बड़ी भाभी थी वो सोचती है कि आधी ही बची चिक है, उसमें ही आसपास कपड़ा लगा दूं और झालर लगा दूं। तो वो लगाते हुए मानू को बोलती है ये भी बेजा, मतलब ऐसा तो नहीं, बुरा नहीं दिख रहा है, ये भी अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो मानू कुछ भी नहीं बोली, लेकिन इतना ही बोली कि मतलब लेखक बोलता है कि मैं चुप नहीं रह सका है सुनकर, बस इतना ही बोला, चाची और मजली भाभी की वजह से ही सारा यह बखेड़ा हुआ था, तो अब उनकी और नज़र इस आधी अधूरी चिक में ना लग जाए, इस तरह से लेखक बोलते हैं। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, मतलब मानू को ससुराल छोड़ने लेखक ही जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, काम चोर चटोर। अब लेखक जब देखते हैं मानू को कि वह अधूरी चिक को ही बड़े संभाल कर ले जा रही है, तो लेखक को दुख होता है और ऐसा लगता है कि सिरचन काम कर देता तो क्या होता। तो जैसे चाची और मछली भाभी जो है वह बोल रही थी उससे काम चोर चटोर, तो वो लेखक को भी वही शब्द बोलने को जी करता है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तब ट्रेन आ जाती है और सामान चढ़ाकर लेखक दरवाज़ा बंद करने जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए कौन आता है, सिरचन आता है। बबुआ जी, इस तरह से वो आवाज़ देता है लेखक को। और क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अब लेखक तो पहले ही चिढ़े हुए थे, उसे जोर से झिड़क कर बोलते हैं क्या है आप। सिरचन पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजे खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूँ। तो दरवाज़ा ट्रेन का बंद कर चुका था लेखक, तो वो बोलते हैं सिरचन बोलता है कि प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए, कृपया दरवाज़ा खोलिए, क्यों, और मानू दीदी कहाँ है उसे मैं देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सिरचन को देखकर मानू बोलती है सिरचन दादा, मतलब आश्चर्य होता है उसे। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। देखिए उसने फटाफट जितना सामान लाया था सब निकाल कर मानू को देखकर बताता है कि इसमें चटाई है, मतलब मैट भी है, चिक भी है, और आसन भी हैं कुश के, मतलब जो घास होती है उसके। और बस इतना ही बोल पाता है, देते हैं, और में ट्रेन चल देती है, गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। तो मानू सोचती है कि इतना सामान वो लेकर आया है, तो झट से वह धोती की जो कीमत होती है उतने पैसे सिरचन को देने लगती है। लेकिन सिरचन एकदम से बाहर जीभ निकालते हुए एकदम जैसे गलती हो गई ऐसे करके दोनों हाथ जोड़ लेता है। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार दिख रहा था। मतलब मानो को आज बहुत रोना आ रहा था। क्यों? क्योंकि सिरचन ने उसके लिए बहुत बड़ा काम किया था। तो
जैसे ही लेखक बंडल खुलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सुंदर ऐसे जो चीज़ें मानो को लगने वाली थी, बस सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई थी। तो यह था, आपकी कहानी बहुत सुंदर है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।